अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। सर, क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि आपका जब मार्गदर्शन मेरे को मिला था तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में शुरू किया, उसमें से एक लिस्ट में मेरा था कि मैं टीचिंग करूं। वैसे एमबीए किया हुआ है, पर मैंने अभी टीचिंग में ट्राई किया। तो अभी जब बच्चों को पढ़ा रही थी तो समझ आती है कि उनको जो भौतिक ज्ञान भी मिल रहा है वो भी कहीं से सही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको बताया जा रहा है कि एनिमल आपका फूड होता है, या फिर कबीरदास जी के बारे में अगर उनको कुछ बताया जा रहा है तो खाली ऐसे लिखा हुआ है कबीर। तो ये सब चीज़ें जब मैंने देखी और आपसे भी समझती हूँ तो ये फिर वापस से मन बेचैन हो गया कि अब क्या करूँ इन बच्चों को, मतलब कैसे, मतलब बताऊँ कि ये सब क्या है तो और उसमें ये मैं क्या याद कर रखना सकती हूँ। होगा ना कि आप एक क्लास के 30-40 बच्चों के अज्ञान से नहीं मुकाबला कर रही हैं, आप पूरी मानवता के हजारों साल के इतिहास का मुकाबला कर रही हैं। फिर थोड़ी ऊर्जा रहेगी, फिर पता रहेगा चुनौती कितनी बड़ी है। और जब चुनौती इतनी बड़ी होती है तब छोटी सी जीत भी बहुत मायने रखती है ना। ये अकारण ही थोड़ी हो गया है कि हमें नहीं पता कि ज्ञानियों को संबोधित कैसे करना है, हम नहीं जानते। हम ना उनकी कही बातों का अर्थ जानते हैं, ना उनके होने का अर्थ जानते हैं। और अनायास नहीं हुआ, ये बड़ी लंबी एक प्रक्रिया रही है जिसका परिणाम आज आपके सामने है। तो इस बात को समझिए, और उसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ कर पाती हैं, परिवर्तन ला पाती हैं, तो वो ऐसा सा है जैसे आपने एक बहुत बड़े राक्षस को एक घाव दे दिया हो। राक्षस बहुत बड़ा है, आप उसे छोटी ही चोट दे पाई हैं, पर आप अपनी सामर्थ्यहीनता के बावजूद चोट दे पाई, यही अपने आप में सराहनीय है। आप जो कर रही हैं उसके परिणाम दूरगामी होते हैं। एक बच्चे को भी अगर आप वाकई सुधार दें तो वो आगे क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। विवेकानंद यही कहते रहे कि मुझे मुट्ठी भर नौजवान मिल जाएं, मैं भारत को, दुनिया को बदल के दिखा दूंगा। उनको मिले नहीं। वो 100 कहते थे, 100 मिल जाएं तो उतना पर्याप्त होगा, भारत बदल देंगे। 100 मिल जाएं, तो 100 नहीं मिले तो आपको भी करोड़ों बच्चों को नहीं बदलना है। क्या आप विवेकानंद के लिए 100 नौजवान तैयार कर सकती हैं? सिर्फ 100? इतना तो हो सकता है ना एक स्कूल टीचर होते हुए, कि 100 तैयार कर दिया आपने। अगर 100 तैयार कर दिए तो आपने हिंदुस्तान बदल दिया। 100 तो तैयार कर दीजिए, और आसान नहीं है 100 तैयार करना। 10 कर दीजिए तैयार बाबा। हाँ। 10 का मतलब हो जाएगा अनंत। मौसम बहुत बहुत खराब हो, तगड़ी धूप, कहीं वर्षा नहीं,
उतने में अगर आप 10 फूल खिला लें तो मतलब ये है कि आपको अनंत फूल खिलाने का सूत्र पता चल गया है। नहीं तो 10 भी कैसे खिल जाते, 10 भी कहां से आ जाते। ये जो 10 हैं अब ये अनंत बन जाएंगे। ठीक है। पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य, जो घटना घट रही है एक सीमित लोकल जगह पर, उसको पूरी तरह देख पाना ऊपर से अलग होकर, थोड़ा अनासक्ति के साथ, जिसको कहते हैं द बर्ड्स आई व्यू, कि मैक्रो पर्सपेक्टिव क्या है, विहंगम दृष्टि, यहां से देख पाना ऊपर। फिर अपने काम में सार्थकता पता चलती है। फिर पता चलता है कि जो काम कर रहे हो छोटा मोटा नहीं है, तो बहुत दूरगामी, फार रीचिंग है। सर अभी तक जितना मेरा बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है, इतना समझ आ रहा है गड़बड़ है बहुत ज़्यादा। जब मैं खुद भी स्टूडेंट थी तब भी मुझे कुछ खास उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। पर अब क्या है कि फ़िलहाल मैं स्कूल में नहीं, एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ा रही हूँ। तो आपसे समझा हुआ है कि कोचिंग इंडस्ट्री कैसे चलती है। अभी बच्चे क्या हैं, इतने छोटे से मासूम से, कुछ नहीं जानते, जैसे आप समझाते भी हो। उन पे पेरेंट्स का भी प्रेशर है, टीचर का भी है, और ट्यूशन टीचर का भी है। ट्यूशन टीचर का ये मानना है कि हमें तो पेरेंट्स को जवाब देना है और सिलेबस खींचो बस। तो यहाँ पे फिर मेरा अंदर से फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि ये तो मुझे मंजूर नहीं है। मैं तो, मुझे जो समझ आएगा उस बच्चे को, मैं देख पा रही हूँ कि गलत पढ़ाया जा रहा है, तो जितना मतलब मुझे समझ आता है कि ये चीज़ गलत है तो मैं वहाँ पे उसको करेक्ट कर दूँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को मैंने बोला कि ये एनिमल हमारा फूड नहीं होता है, तो उसको एकदम से उसने क्या रिएक्शन दिया कि मेरा तो अभी ये चैप्टर पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, और वो फर्स्ट सेकंड क्लास की बच्ची है। तो इसी तरह से आगे बढ़ूं। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप कोई ढंग का काम करोगे तो उसमें चुनौतियां ही ज़्यादा दिखेंगी। आप पहाड़ों पर गए होंगे कभी, मान लीजिए सामने आपकी एक बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ी श्रृंखला ही है। आप कहीं बैठे हुए हैं और आपके सामने एकदम पहाड़ 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 है और सांझ ढल गई है। और उन पे कई बार बीच बीच में छोटे मोटे घर होते हैं, दूर 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 दूर, और उसमें लोगों ने अपनी लालटेन जला दी है या कुछ रोशनी कर दी है। वो जो पूरा दृश्य है उसमें आपकी नज़र कहाँ जाकर टिकती है? हाँ, वो जो ज़रा ज़रा सी रोशनियाँ होती हैं वहाँ जाके टिकती है ना। और उस पूरे क्षेत्र में अंधेरा कितना प्रतिशत है और उजाला कितना? अंधेरा कितना है, उजाला कितना है? अंधेरा 99.9% है, उजाला 0.1%, जरा जरा सा कहीं पे बिंदु समान। लेकिन आंख फिर भी किसको खोज लेती है? तो उजाले को बहुमत में नहीं होना होता भाई। प्रकाश के साथ होने का यही तो फायदा है। आप कम भी हो तो भी पर्याप्त हो। देखो कितनी अपमानजनक हार मिली है अंधेरे को, इतना सारा अंधेरा, लेकिन आंख फिर भी जाकर टिक गई। वो जरा सा कोई दिया होगा कि लालटेन या बल्ब होगा, उस पे जाके आंख टिक गई। ये अंधेरे का अपमान नहीं है? भारी अंधेरा,
लेकिन जीत रहा है एक वो 20 वॉट का बल्ब। बल्कि अंधेरा जितना घना होगा, वो छोटे से प्रकाश बिंदु का महत्व उतना बढ़ता जाएगा। तो बताइए, अंधेरे का घना होना अनिवार्यतः कोई बुरी बात है क्या? घना होगा अंधेरा, आप अपना काम करिए ना। जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उनमें आपका काम उतना ज्यादा महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण होता जाता है। कहीं रोशनी ही रोशनी हो, जैसे कोई सजा हुआ बाजार, बिल्कुल, उसमें आपकी आंख रोशनी पे टिकती है क्या? पर जहां अंधेरा ही अंधेरा हो, वहां पर देखिए रोशनी की महिमा। समझ में आ रही बात? तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें चुनौतियां गिनाने की कोई बात ही नहीं कि हाँ, चाहे पेरेंट्स हों कि टीचर्स हों या पूरा जो करिकुलम ही हो, वो सब अंदरूनी दिशा की ओर तो भेजता ही नहीं है छात्रों को। बिल्कुल सही बात है। और जो छात्र है वो सिर्फ छात्र नहीं है, वो बाजार का ग्राहक भी है, घर का बेटा या बेटी भी है, अपने दोस्तों का दोस्त भी है। तो उस पर 100 दिशा से प्रभाव आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, चुनौतियां बहुत हैं, तभी तो फिर अच्छा काम करने में और मजा है ना। सर, एक और मतलब मेरे निजी जीवन में ही एक और चुनौती है। अगर मैं बच्चों को ये भी बताऊं कि एनिमल्स को फ्रेंड बनाना होता है, तो वो चीज़ मैं अपने ऊपर तो अभी इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाई हूँ। मुझ में मतलब डर है और झिझक है। मैं उनकी तरफ मैं जैसे टच करना कुत्ते को या गाय को या किसी भी एनिमल को, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा झिझक है। इंसेक्ट से अभी मैं कर पाती हूँ, उनसे डर नहीं लगता मुझे। अरे भाई, ये कोई आपके व्यक्तिगत उत्थान की प्रयोगशाला थोड़े ही हैं। उन्हें नहीं पसंद है कि कोई उन्हें छुए। ज़्यादातर जीव जंतु बिल्कुल नहीं पसंद करते कि इंसान उनको स्पर्श भी करे। आप अपनी ओर से बहुत मैत्री दिखा रही होंगी, उनको तनाव हो जाता है। तो पशुओं से दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें छुओ, गले लगा लो या चूमने लगो, जैसे हम फिल्मों में, कहानियों वगैरह में देखते हैं। उनसे मैत्री का अर्थ होता है उन्हें जीने दो, लेट देम बी, हस्तक्षेप मत करो। उनसे दोस्ती का मतलब ये भी नहीं होता कि उन्हें अपने घर ले आओ, पालतू बना लो। बिल्कुल नहीं पसंद करते कि आप उन्हें अपने घर ले आइए। उनका अपना घर है, वो वहीं पर प्रसन्न रहते हैं। दोस्ती माने बिल्कुल नहीं है कि आप चिड़िया को अपनी हथेली पर बैठा लें और ऐसे मुंह बनाएं कि अरे अरे अरे। चिड़िया को नहीं पसंद है आपकी हथेली पर बैठना, गिलहरी को नहीं पसंद है आपके पास आना। उसका अपना खेल है, वो चलता रहता है। हाँ, संयोग की बात है, किसी मनुष्य से किसी गिलहरी की दोस्ती ही हो जाए, वो लाखों में कभी एक बार होता है, और अधिकतम वो संयोग से ही होता है अधिकतर। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये हमें प्रयास नहीं करना है। पशुओं के पास जाकर के दोस्ती का प्रयास भी एक तरह की फिर क्रूरता हो सकती है। ठीक वैसे जैसे सब मनुष्यों से हम ये नहीं करते ना। हम उनको फिर क्या बोलते हैं? आपके पास कोई आए और बार बार बोले मेरी दोस्त बनो, बोलते अनसॉलिसिटेड एडवांसेस। हमने तुम्हें बोला था, हमारे पास बार बार आकर के बोल रहे हो दोस्त बनो, दो। अरे तुम अपना काम करो, हमें। हाँ, तो पक्षियों को, पशुओं को उनका काम करने दो। बहुत उनको छूने की, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। संयोग से कभी किसी से दोस्ती हो जाए, वो अलग चीज़ है। और अगर कोई अपनी इच्छा से हमारी तरफ आए और हम उसको नहीं हैंडल कर पाए, तो नहीं कर पाए तो पीछे हट जाओ। जैसे पशु के पास अधिकार है कि वो आपकी दोस्ती अस्वीकार कर दे, वैसे ही आपको भी अधिकार है कि कोई पशु आपकी ओर आ रहा है, आप उसकी दोस्ती अस्वीकार कर दो। आप ही कर सकते हो कि भाई तुम मेरी ओर आ रहे हो, हम तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन तुमसे मैत्री
वो भी फिल्मों वाली मैत्री करने का अभी हमारा कोई मन नहीं है, तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हाँ, तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो बता दो, पानी चाहिए, कुछ दाल रोटी चाहिए, वो हम तुमको दे सकते हैं, लेकिन तुम ये करोगे कि हमारे ऊपर चढ़ जाओ, तो भी हमारा मन नहीं है। अब मतलब मैं तो इतना आप लोगों को बोलता हूँ पशु प्रेम पर, मेरे सर पे कोई छिपकली बैठी हो, मैं तो नहीं पसंद करूँगा भाई। और ना पशु प्रेम में ऐसी कोई अनिवार्यता है कि सर पे छिपकली रख के बैठो। छिपकली अपना काम, मेरे कमरे में रहती है 2-3, वो दीवार से मुझे देखती रहती है, मैं उनको देखता रहता हूँ। वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। अब मैं ये तो नहीं चाहूँगा मैं दीवार पे चिपक जाऊँ, वो मेरे बिस्तर पे सो जाए। मैत्री इसमें भी तो है ना, तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह, अपनी अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं दोनों, बस खत्म। वो कहानी है, वहां पे हम उनका मनुष्यीकरण करते हैं, नहीं तो करटक दमनक आपस में बात थोड़ी करेंगे। सियार उसमें तो सब बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे नहीं, ठीक है, उनको अपना काम करने दीजिए। हाँ, कोई बीमार हो गया हो, चोट लग गई हो, उसकी सहायता कर दीजिए। बाकी बहुत छेड़खानी उन्हें अच्छी लगती भी नहीं है, उनकी अपनी दुनिया है, वो नहीं चाहते कि इंसान उनके सामने आए। जी, धन्यवाद।